चलो भाई है। तो नंबर सिस्टम तो कल खत्म कर लिया था हमने, ठीक है, समझ में आ गए सबके, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, नंबर सिस्टम तक किसी को कोई डाउट हो, ठीक है। तो भाई आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर, फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में लिखो पहले। फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक है। अब जो हमारे भिन्न है इसको मैं 3 भागों में बांट दूंगा, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में। फ्रैक्शन को हम बांट देंगे 3 भागों में। तो एक तो इधर और एक इधर। देखिए भाई, सबसे पहली जो हमारी भिन्न होगी, सबसे पहली जो हमारी भिन्न होगी वो होगी हमारी साधारण भिन्न। क्या होगी, साधारण भिन्न। साधारण या फिर सरल भिन्न भी बोल सकते हैं हम इसको, सरल भिन्न, ठीक है। दूसरा जो टाइप होगा हमारा भिन्न का वो होगा हमारा दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ठीक है। और जो तीसरा होगा उसको हम बोलते हैं, तीसरे को सतत या फिर वितत या फिर लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं हम इसको, लंगड़ी भिन्न, ठीक है, लंगड़ी भिन्न। साधारण भिन्न या सरल भिन्न को हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। और जो दशमलव भिन्न होगा उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और जो हमारा सतत या वितत भिन्न होगा इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो हमारी सिंपल भिन्न होगी यानी कि साधारण भिन्न होगी, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एक ऐसे भिन्न, एक ऐसे भिन्न जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, ठीक है ना। तो लिखिएगा एक ऐसे भिन्न, एक ऐसी भिन्न जिसको जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, लिखा जा सके, इसको हम क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न बोलते हैं। यानी कि जिसको हम सिंपल P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके तो क्या कहलाती है, साधारण भिन्न कहलाती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अगर मैं बात करूं दशमलव भिन्न की, तो दशमलव भिन्न क्या है, तो दशमलव भिन्न को समझिए, एक ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, है ना। लिखिए जिसका हर, जिसका हर, हर यानी कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, यानी कि दशमलव भिन्न को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर जो होगा वो 10 की पावर के रूप में होगा, ठीक है ना। अगर 10 की पावर के रूप में होगा तो इसका मतलब हम उसको पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, अभी हम एग्जांपल भी देंगे, ठीक है। अब जो सतत भिन्न होगी ये क्या है, सतत भिन्न का मतलब क्या होगा, जो कई प्रकार के भिन्नों का समूह हो, है ना, जो कई प्रकार के भिन्नों का समूह। लिखिए जो कई भिन्नों का समूह, कई भिन्नों का समूह हो तो उसको बोलते हैं हम सतत भिन्न,
ठीक है ना, वितत भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न या फिर कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल। भाई हमने कहा कि दशमलव भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न जिसका हर जो होगा वो 10 की घात के रूप में होगा, 10 की पावर के रूप में होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 6 और 6/10 कर दिया, तो ये जो हर हुआ हमारा बटे की जो वैल्यू है वो 10 है, यानी कि 10 की पावर 1 है, 10 की घात के रूप में लिखा गया, 10 की पावर 1 है। और इसी बात को मैं लिख सकता हूँ 0.6। ठीक है, तो दशमलव भिन्न बन गई, दशमलव भिन्न बन गई तो इसका मतलब पावर वो हर क्या होगा, 10 की घात के रूप में होगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 7/100, 7/100 का मतलब क्या होगा भाई, 7/100 का मतलब है 7/10 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा। हर क्या है, 10 की घात के रूप में, यहाँ पे क्या था 6/10 की पावर 1, और इसी को हम 0.6 बोलते हैं और इसी को हम 0.07 बोलते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे भाई 11/1000, और 11/1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/10 की पावर 3, तो यानी कि 0.011। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यानी कि दशमलव भिन्न वही भिन्न कहलाती है जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है। बात बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात यहां तक। ठीक है, और ये क्या चीज है इधर, ये है भाई हमारा कि जो कई भिन्नों का समूह हो, है ना, इसमें कितने ही सारे फ्रैक्शन होंगे, ठीक है ना, उनका एक साथ इकट्ठा होना क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। उसी को क्या बोल देंगे हम, सतत भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, तो इस तरीके से चलती जा रही है ना। तो ये क्या कहलाती है, सतत भिन्न कहलाती है, लंगड़ी भिन्न कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं वितत भिन्न। कोई दिक्कत, चलिए, तो ये चीज तो हमारे समझ में आई कि ये दशमलव भिन्न क्या होता है और सतत भिन्न क्या होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई साधारण भिन्न की, कि साधारण भिन्न क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हुआ हमारा। ठीक है ना, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से साधारण भिन्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब समझिएगा, अब साधारण भिन्न को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। साधारण भिन्न को हमने किस में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया साधारण भिन्न को। नंबर 1 तो हो गया हमारा उचित भिन्न। क्या हो गया, उचित भिन्न। और दूसरा क्या हुआ हमारा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये हुआ हमारा अनुचित भिन्न। यानी कि उचित भिन्न को बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अनुचित भिन्न को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। तो हमारे एग्जाम में कई बार उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका। ठीक है ना, 4 ऑप्शन देगा, पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सी उचित भिन्न है, या फिर निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सी अनुचित भिन्न है। ठीक है, अब उचित भिन्न होती कौन सी है वो समझिएगा। उचित भिन्न का मतलब होगा, उचित भिन्न का मतलब है कि जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, यानी कि जिसका अंश जो होगा वो हर से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि अंश क्या है, छोटा है, किससे, हर से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि उचित भिन्न बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोल देंगे, जिसका अंश जो होगा वो बड़ा होगा हर से। ठीक है ना, अंश क्या होगा यहाँ पे, अंश यहाँ पे हमारा बड़ा है, किससे, हर से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं हम अनुचित भिन्न। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि एक ऐसी भिन्न जो 1 से छोटी हो, एक ऐसी भिन्न जो 1 से छोटी हो। समझ रहे बात को भाई, या तो बोलो कि अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है। अगर अंश हर से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 से भी छोटी होगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई एक ऐसी भिन्न जो 1 से क्या हो, छोटी हो। समझ रहे बात को, तो 1 की तरफ को मैंने निशान लगाया ग्रेटर देन का, कि 1 बड़ा है तो इसका मतलब वो जो भिन्न होगी वो 1 से छोटी है। समझ रहे बात को, यानी कि छोटी का मतलब ये होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 पॉइंट समथिंग निकलेगी। बात समझ में आ रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अनुचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न का मतलब क्या होगा कि जो 1 से
बड़ी हो, तो एक से क्या होगी, वो बड़ी होगी। तो एक छोटा कर दिया इस बार मैंने, ठीक है ना, तो एक से क्या होगी, वो बड़ी होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ में आई क्या है, ठीक है। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे, 3/4, तो ये क्या है, हमारी उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से छोटा है, और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 0 पॉइंट समथिंग निकलेगी, तो यानी कि एक से छोटी है ये भिन्न, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/6, तो क्या होगा, ये भी उचित भिन्न है, ठीक है। मैंने लिख दिया 12/17, ये भी क्या है, उचित भिन्न है। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर मैं पलट के लिख दूं इसी को, ये 4/3 कर दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या होगा, हमारा अनुचित भिन्न होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। यानी कि 4 जो है, यानी कि अंश जो होगा यहाँ पे हर से बड़ा हो गया, ठीक है। या फिर 6/5 लिख दिया, तो ये क्या होगी, हमारी अनुचित भिन्न होगी। या फिर 17/12, ये भी क्या होगी, अनुचित भिन्न होगी। तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे भी, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे भी, तो यानी कि एक से बड़ी है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक से बड़ा है, ठीक है। तो यहां तक बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले यहां तक पूछ लो, मेरे से पूछ लो एक बार, डाउट क्लियर कर लो यहां तक। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चले भाई आगे। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे ना 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को लेकर। उचित और अनुचित भिन्नों को लेकर 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अब देखिएगा भाई। पहला टाइप हो गया तुम्हारा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई हमें 4-5 भिन्न देगा और ये पूछ लेगा कि बताइए इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले पूछ सकता है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न पूछ लेगा कि बताइए बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। या फिर तुमसे पूछ सकता है दूसरा टाइप कि बताइए 4-5 भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। समझ रहे बात को? या तुमसे पूछ सकता है 4-5 भिन्न देकर कि इनको आरोही क्रम में लिखिए, किसमें, आरोही क्रम में लिखें, यानी कि आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। या फिर तुमसे पूछ सकता है कि इनको अवरोही क्रम में लिखें, ठीक है, यानी कि घटता हुआ क्रम। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। या तो पूछेगा बड़ी भिन्न कौन सी है, या पूछेगा छोटी भिन्न कौन सी है, या पूछेगा आरोही क्रम में लिखिएगा, या पूछेगा फिर अवरोही क्रम में लिखिएगा। या फिर पांचवा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 4-5 भिन्न देगा आपको और ये पूछ लेगा कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है, या फिर सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न का योगफल क्या है, या फिर सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न का गुणनफल क्या है, या फिर सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न का डिवाइडेंट क्या है, यानी कि डिवाइड करके क्या रिजल्ट निकलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, भाग देने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, तो वो तो इन्हीं के बेस पे निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तुम्हारे ये 4 बनेंगे यहां से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो समझिए, चले भाई आगे। अब हमें समझना है कि सबसे पहले हम ये पता कैसे करेंगे कि ये बड़ी भिन्न होगी और ये छोटी भिन्न होगी। तो उसके लिए सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1, रूल 1 कि ये बड़ी भिन्न है और ये छोटी भिन्न है, ये पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए मैं तुम्हें कम से कम 7-8 रूल लिखवाऊंगा, तो उसको समझना है, ठीक है। देखिएगा, यदि दी गई उचित भिन्न, मैं बात कर रहा हूं उचित भिन्न की, यदि दी गई उचित भिन्नों का, यदि दी गई उचित भिन्नों का अंश
तथा हर का अंतर का अंतर समान है, समान है। तो मैंने बोला कि दी गई उचित भिन्नों में, यानी कि सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो उनमें जो अंश होगा और हर होगा, यदि उसका अंश और हर का अंतर क्या है भाई, समान है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, तो होगा क्या फिर कि जो बड़ा अंश होगा, बड़ा अंश यानी कि सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ा अंश जो भी होगा, सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जो सबसे छोटा अंश होगा, सबसे छोटा अंश होगा, वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। क्लियर है बात यहां तक। तो मैंने बोला कि जितने भी फ्रैक्शन हमें दिए जाएंगे वे सारे के सारे प्रॉपर होंगे, उचित होंगे, ठीक है। तो उचित भिन्न के लिए लिखवाया मैंने, यहां पे लिखा हुआ है उचित भिन्न, ठीक है, कि यदि दी गई उचित भिन्नों का अंश तथा हर समान है, यानी कि अंश और हर का जो अंतर है, अंश तथा हर का अंतर क्या है, समान है। तो हम देखेंगे कैसे कि जो सबसे बड़ा अंश होगा वो क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटा अंश होगा वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इस बात को आप एग्जाम्पल से समझिएगा, कि जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल 3/4 जो कि एक उचित भिन्न है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे 5/6 जो कि एक उचित भिन्न है। फिर यहां पे लिखा मैंने 7/8 जो कि एक उचित भिन्न है, और 12/13 जो कि एक उचित भिन्न है। सारी की सारी उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश छोटा है हर बड़ा 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 है। हमें यह पता करना है कि ये इनमें सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि क्या सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर है, क्या सारे के सारे फ्रैक्शन उचित भिन्न है। तो सारे उचित भिन्न है, क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप हमारा ये है कि इनके अंश और हर का अंतर कितना है। तो हम यहां देख रहे हैं कि अंतर यहां पे एक है, यहां पे भी अंतर एक है, यहां पे भी अंतर एक है, यहां पे भी अंतर एक है। क्लियर है बात। तो अंतर समान हुआ, अगर इनका अंतर समान है तो सबसे बड़ा अंश बड़ी भिन्न और सबसे छोटा अंश छोटी भिन्न। तो सबसे बड़ा अंश यानी कि हमें केवल अंश को चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा अंश क्या होगा हमारा 12। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि 12 हमारा सबसे बड़ा अंश है। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न ही सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, यही बोलो बात समझ में आई क्या। सबसे बड़ी भिन्न यही है इसका मतलब, ठीक है। और सबसे छोटा अंश कौन सा है हमारा, सबसे छोटा अंश हमारा 3 है। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई इसको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखिएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा, क्या ये बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, कि भाई 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 12, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि अगर उचित भिन्न है, सारी की सारी भिन्न क्या है, उचित भिन्न है, और अंश और हर का अंतर समान है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा अंश क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटा अंश क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रूल 2 लिखिए, चला भैया क्या, अगर नोट कर लिया हो तो। सेकंड रूल, रूल 2, ये हो गया हमारा रूल 2। तो लिखिएगा, यदि दी गई सभी अनुचित भिन्न, अब की बार मैं अनुचित भिन्न ले रहा हूं, है ना, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। यदि दी गई सभी अनुचित भिन्नों के अंश तथा हर का अंतर समान है,
तो अब की बार मैंने क्या कर दिया, यहां पे भी अंतर समान कर दिया, अंश का भी और हर का भी अंतर क्या कर दिया, समान कर दिया। लेकिन अब की बार भिन्न कौन सी है भाई, अनुचित भिन्न है। तो यहां पे होगा क्या, सबसे बड़ा अंश, तो सबसे बड़ा अंश, जो सबसे बड़ा अंश वाले भिन्न होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे बड़ा अंश यानी कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, ठीक। और सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश वो क्या होगा भाई, सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न। कोई दिक्कत? तो यहां पे समझ में आई बात ये कि अगर अंश और हर का अंतर समान है तो सबसे बड़ा अंश वाली जो भिन्न होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और सबसे छोटे अंश वाली जो भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी। बस शर्त ये होनी चाहिए कि सारी की सारी भिन्नें क्या हो, अनुचित हो। बात समझ में आ रही? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा इस बात को कि अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कि 5/4, 5/4, ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि अंश अब की बार बड़ा है और हर अब की बार छोटा है। ठीक है, 5/4, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं 6/5 या 8/7, ठीक है, या फिर 17/16, इस तरीके से मैंने लिख दिया, 4 भिन्न लिख दी। तो सारी की सारी भिन्न कैसी है भाई, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो ये अनुचित भिन्न है। तो अब दूसरा स्टेप हमारा होगा कि अंतर समान है या नहीं, अंतर समान है या फिर नहीं। तो अंतर सब जगह क्या है, यहां पे समान है। अगर अंतर समान है तो हम ये बोलेंगे कि जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे बड़ा अंश वाली सबसे छोटी भिन्न। तो इसका मतलब सबसे बड़ा अंश ये रहा 17, और सबसे छोटा अंश कौन सा है, सबसे छोटा अंश ये रहा 5। तो इसका मतलब जिसका सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न। बोलो बात समझ में आ रही तुम्हारे, सबसे बड़ी भिन्न। और ये कहलाएगी आपकी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। यहां तक बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ रही बात यहां तक सबके, कोई डाउट तो नहीं है? करो नोट जल्दी। हो गया? तो चलो थर्ड रूल लिखो, रूल थर्ड। यदि दी गई भिन्नों का, यदि दी गई भिन्नों का अंश समान हो, समान हो, यदि दी गई भिन्नों का अंश समान हो तथा हर अलग अलग हो, अलग अलग हो। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि जितनी भी भिन्न हमारे पास होगी उन सभी का अंश जो होगा वो समान होगा, इक्वल होगा। क्लियर होगी बात? लेकिन हर जो होगा, बटे की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। क्लियर? तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा तो देखिएगा। तो तब हम इस पर काम करेंगे, हर पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा हर, सबसे बड़ा हर, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी या फिर बड़ी, बोलो जल्दी।
जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा हर यानी कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। और सबसे छोटा हर, सबसे छोटा हर तो क्या बोलोगे, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। क्लियर है भाई, सबसे बड़ी भिन्न होगी वो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझिएगा, मैंने सबके हर बराबर करने हैं, 31 31 31 31 मान लिया मैंने, सबके हर क्या कर, वो अंश क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब इनके बटे में मुझे लिखना है कोई संख्या, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 11, यहाँ पे लिख दी मैंने 37, यहाँ पे लिख दी मैंने 28, यहाँ पे लिख दिया मैंने 15, ठीक है, ये लिख दिया। और मैं अब आपसे पूछ लूं कि बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा, देखने से ही पता लग रहा है, अब यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि सारे के सारे अंश क्या है, क्या हो गया, मैं देख रहा कौन पिल्लर हो रहा है यहाँ पे। सबसे सारे के, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि क्या अंश सारे बराबर है, अंश सारे बराबर है। अगर अंश सारे बराबर है तो हम हर पे काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन अब हर का होगा, ठीक है। तो अब ये चेक करेंगे कि सबसे बड़ा हर कहां पे है, सबसे बड़ा हर कहां पे है भाई, 37, 37 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हर अगर ये है तो इसका मतलब ये सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी होगी। समझ रहे बात को, सबसे छोटी होगी। और सबसे छोटा हर कौन सा है, सबसे छोटा हर कौन सा है, 11, तो ये वाली सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। बात समझ में आई भाई, ये पता लग रहा तुम्हें क्यों होती है ऐसा। जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पे 20, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं 20, यहाँ पे भी 20 लिख दिया, अंश बड़ा अंश सबके समान कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे अंश समान है कि नहीं, अगर अंश समान है तो हम ऑब्जर्वेशन हर का करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा हर वाली भिन्न छोटी और सबसे छोटा हर वाली भिन्न बड़ी, तो हम इसका मतलब ये क्या है हमारी, ये बड़ी भिन्न है भाई, ये क्या है हमारी भिन्न, बड़ी भिन्न होगी, और ये क्या होगी हमारी, छोटी भिन्न होगी। बोलो होगी कि नहीं, ठीक है। क्यों होगी अब समझिएगा, 5 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 4, 4 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 5, तो रिजल्ट हमें 5 बड़ा मिला ना। समझ रहे बात को, यहां 5 बड़ा है 4 छोटा है, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब जितना अगर अंश बराबर है, जितना छोटा हर होगा उतनी बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। अंश अगर बराबर है और जितना बड़ा हर होगा उतनी छोटी वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। इसलिए हम केवल ऑब्जर्वेशन यहां पे हर का करते हैं कि बड़ा हर होगा तो छोटा रिजल्ट देगा, छोटा हर होगा तो बड़ा रिजल्ट देगा। बात समझ में आ रही, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट है किसी को। चले भाई आगे, तो ये तो तुम्हारे बात समझ में आएगी, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 4 पे चले भाई, अगर नोट कर लिया तो, ठीक है। तो रूल नंबर 4 पे चलिएगा, रूल 4। अब मैं बोलो कि यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो, है ना, यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो तथा अंश अलग अलग हो, अंश अलग अलग हो, ठीक है। यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो लेकिन अंश क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या देखते हैं, अब चलिएगा,
तो मैं बोल लूंगा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि सबके हर जो है समान है, अंश अलग अलग है, तो हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो अंश का करते हैं। किसका करते हैं? अंश का, क्योंकि हर तो समान हो ही गए सबके लिए, उसको तो ऑब्जर्वेशन करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से जब हमारे अंश समान थे तो हमने हर का ऑब्जर्वेशन किया, अब हमारे हर समान है तो अंश का ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ा अंश, तो जो सबसे बड़ा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। समझ रहे बात को? वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक। सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश तो क्या कहलाएगी? सबसे छोटी भिन्न। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? समझ में आ रही बात? जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा। यहां पे हर समान करने हैं। ठीक है, कोई भी मान लो, जैसे कि मैंने मान लिया यहां पे 20 कर दिया, सारे के सारे हर मैंने 20 कर दिए, सारे हर मैंने 20 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उचित भी हो सकती है, अनुचित भी हो सकती है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, अनुचित है कि उचित है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, यहाँ पे कर दिया मैंने 17, यहाँ पे कर दिया मैंने 18 और यहाँ पे कर दिया मैंने 13। ठीक है भाई। अब सारे के सारे जो है हर समान है, सारे हर समान है, तो ऑब्जर्वेशन किसका करोगे? अंश का करोगे। ठीक है ना, अंश का करोगे। ठीक है, हो सकता था कि मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख दूं, यहाँ पे मैंने 25 कर दिया और यहाँ पे मैंने 22 कर दिया, 20 कर दिया। ठीक है ना, 25/20। ठीक है भाई, इतने ये सारे की सारी इधर की उचित भिन्न थी, ये अनुचित ले ली मैंने साथ में। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है? हर समान है, लेकिन अंश क्या है? अलग अलग है। क्लियर होगी बात? तो ऑब्जर्वेशन किसका होगा? अंश का होगा। तो सबसे बड़ा अंश वाले भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी। सबसे बड़ा अंश है कि नहीं है? सबसे छोटा अंश कहाँ है? 13। सबसे छोटा अंश कहाँ है? 13। ये सबसे छोटा अंश है और ये 25 सबसे बड़ा अंश है। और वैसे भी हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में उचित भिन्न भी है और एक अनुचित भिन्न भी है, मतलब 3 हमारी उचित भिन्न है या 4 हमारी उचित भिन्न है और एक हमारी अनुचित भिन्न है, तो हमेशा अनुचित भिन्न सबसे बड़ी होती है। समझ रहे बात को? क्योंकि जितने भी उचित भिन्न होगी, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, उसका रिजल्ट जो भी होगा वो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना। और जितने भी अनुचित भिन्न होगी, उसका रिजल्ट जो भी होगा वो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। यानी कि अगर हमारे पास कितने सारे फ्रैक्शन हैं और उसमें बहुत सारी फ्रैक्शन हमारे पास उचित के हैं और एक फ्रैक्शन अनुचित का है, तो सबसे बड़ी भिन्न अनुचित कहलाती है। बात समझ में आ रही? सबसे बड़ी भिन्न क्या कहलाएगी? अनुचित कहलाएगी। तो यहां पर मैंने 4 फ्रैक्शन तो दिए उचित के और एक फ्रैक्शन दिया अनुचित का, तो जाहिर सी बात है ये तो बड़ी होना ही होना था, क्योंकि इसका रिजल्ट तो 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा, बाकी सबका रिजल्ट क्या निकलेगा? 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी सारी की सारी एक से छोटी है और ये ही एक से बड़ी है। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी कि हर क्या है? यहाँ पे समान है सारे के सारे। अगर हर समान है तो ऑब्जर्वेशन होगा अंश का। अगर ऑब्जर्वेशन हम अंश का करते हैं तो सबसे बड़ा अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाली जो भिन्न होगी हमारी, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न। ठीक। और ये क्या होगी हमारी? सबसे छोटी भिन्न। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लो। तो याद रखोगे इस बात को
कि दी गई भिन्नों में से अगर बहुत सारे भिन्न हमारे पास उचित है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उनमें एक अनुचित भिन्न है, तो सबसे बड़ी भिन्न अनुचित होगी, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली होगी, क्योंकि उसका रिजल्ट 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा, बाकियों का रिजल्ट 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो 4 रूल हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब आगे बढ़ो 5वां रूल। रूल 5, अगर तुम्हें केवल दो भिन्नों की बात कर रहा हूं मैं, अगर तुम्हें केवल दो भिन्नों में कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो हम यहां पे एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो समझिएगा। ठीक है, लिख लो इस बात को। यदि दो भिन्नों में तुलना करनी हो, यदि दो भिन्नों में तुलना करनी हो कि कौन बड़ी है, कौन बड़ी है और कौन कौन छोटी भिन्न है, कौन छोटी है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं एक भिन्न लिखता हूं यहां पे a अपॉन बी, और एक लिख रहा हूं मैं यहां पे c अपॉन डी। दो हमारे पास भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न a अपॉन बी है और एक भिन्न c अपॉन डी है, और हमें यह पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है तो कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि a की मल्टीप्लाई d के साथ, तो क्या लिखोगे ad, और b की मल्टीप्लाई c के साथ क्या लिखोगे bc। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर गलती से AD जो है BC से बड़ा आ गया, यदि यहां लिख रहा यदि AD BC से बड़ा हुआ, तब क्या होगा, देन तब क्या होगा, A अपॉन बी ग्रेटर देन C अपॉन डी के। बोलो बात समझ में आ रही? ठीक है, यह बात समझ में आई। और अगर गलती से AD लेस देन BC, AD लेस देन BC, यानी कि BC अब की बार बड़ा कर दिया, तो देन तब क्या होगा, A अपॉन बी लेस देन होगा C अपॉन डी से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये दोनों बात समझ में आई तुम्हारे? ए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कि a अपॉन बी और c अपॉन डी, हमें यह पता करना है कि इनमें कौन बड़ी है और कौन छोटी है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे सीधा AD और BC। अगर AD ग्रेटर देन है BC, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, a अपॉन बी ग्रेटर देन C अपॉन डी। समझ रहे बात को? और अगर AD जो है लेस देन है BC से, AD छोटा है BC से, तो इसका मतलब BC वाली इधर वाली क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि C अपॉन डी वाली बड़ी होगी भिन्न। कोई दिक्कत तो नहीं? इस एग्जाम्पल से समझो इस बात को भी। भाई मान के चलो मैंने यहां पे लिख दिया 2/25, एक 2/25, और एक भिन्न दे दी मैंने तुम्हें 3/16, 3/16 मान लो। ठीक है, ये दो भिन्न है, दोनों की दोनों क्या है भाई, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और हमें इसी में पता करना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे भाई, हम पता करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सीधा सीधा, 16 दूनी 32 और 25 दिए 75, तो इसका मतलब बड़ी भिन्न 75 वाली होगी, तो इसका मतलब बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/16। ये बड़ी है 2/25 से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं अपने क्वेश्चन को। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को? क्लियर है बात यहां तक? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।
हो गया। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल 6 है भाई हमारा। मैं बोलता हूं कि अगर दी गई उचित भिन्नों का, अगर दी गई उचित भिन्नों का अंश और हर का अंतर समान नहीं है तो हम एलसीएम से कर लेते हैं। बात समझ में आई भाई? उचित भिन्न थी हमारा जो पहला पॉइंट था कि उचित भिन्नों का अगर अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो बड़ा अंश बड़े भिन्न, छोटा अंश छोटे भिन्न, तो वहां पे अंतर समान था। लेकिन अगर अंतर समान ना हो तब क्या करोगे? तो अगर अंतर समान नहीं है तो हम एलसीएम से अंतर को समान कर लेते हैं। समझ रहे बात को? तो लिखेगा उचित भिन्नों में, उचित भिन्नों में या फिर अनुचित भिन्नों में, इसमें भी यही काम करें, अनुचित भिन्नों में, उचित भिन्नों में या अनुचित भिन्नों में अगर अंश व हर का अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो हम एलसीएम से उनका अंतर समान कर लेते हैं, उनका अंतर समान कर लेते हैं। ठीक है ना? अब हर जगह हम ये यूज नहीं करते, कभी तुम हर जगह चाहे, क्योंकि हमेशा ना कोई भी मेथड हो वो क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है कि उसका डाटा कैसा दिया हुआ है। डाटा अगर लेंथी है, बड़ा है, तो हम दूसरी चीज देखेंगे, दूसरे तरीके देखेंगे। ठीक है ना? अब ये नहीं कि तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि तुम हर जगह इसी को घुसाओगे। समझ रहे बात को? तो हमेशा मेथड क्या होता है, डाटा पे डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन के डाटा पे। ठीक है? अब जैसे कि समझिएगा, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूं, यहाँ पे जैसे कि 3/4 लिख दिया मैंने, है ना? यहाँ पे मैंने बोल दिया 7/9 और यहाँ पे बोल दिया मैंने 6/8, 6/8 और यहाँ पे ले लो तुम कुछ भी अपनी मर्जी से, 13/17 कर लो, चलो ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो सारी के सारे भिन्न क्या है भाई हमारी? उचित है। सारे के सारे भिन्न क्या है हमारी? उचित है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है? अगर सारे भिन्न उचित है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो अंतर है अंश और हर का वो कितना है। तो यहाँ पे अंश और हर का अंतर कितना आया भाई? 1। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2 और यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे अंतर कितना है? 4। तो भाई अंतर तो सब जगह अलग अलग है। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता कि बड़ा अंश बड़ी भिन्न होगी और छोटा अंश छोटी भिन्न होगी, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं कोशिश ये करूंगा कि इनका अंतर समान हो जाए। ठीक है ना? तो अंतर को समान करने के लिए मैं क्या करूंगा? इन्हीं अंतर का एलसीएम ले लूंगा। इन्हीं अंतर का एलसीएम 4, 2, 2, 1 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 4 ही होगा। तो यानी कि इन सब का जो एलसीएम आ गया, एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसका मतलब मुझे ये जो अंतर है इसको 4 बनाना है। अंतर को क्या करना है? 4 बनाना है। भाई ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है। ठीक है? इसका मतलब इसको 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं? तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब मैं क्या करूंगा? अंश में भी कर दूंगा और हर में भी कर दूंगा। बोलो बात सही है क्या? तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। देखो 12 16 में अंतर 4 का आ गया। क्या आ गया? अंतर 4 का। यहाँ 13 17 में 4 का ऑलरेडी था, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है? अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 4 बनाना है 2 को। तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं? तो 2 सते 14, 2 की मल्टीप्लाई अंश में भी, 2 की मल्टीप्लाई हर में भी। तो 2 सते और 2 नम 18। तो देखियो 14/18 में 4 का गैप आ गया। क्या कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है? अब मैं चाहता हूं ये 1 भी क्या हो जाए? 4 बन जाए। तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 की मल्टीप्लाई अंश में भी कर दो और हर में भी कर दो। ठीक है ना? तो 4 तिये 12 और 4 चौक 16।
12 16 आ गया, 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, 13/17 में ऑलरेडी 4 का अंतर था ही। ठीक है ना। तो अब क्या सारी की सारी उचित भिन्न है? अब भी सारी की सारी उचित भिन्न है। क्या अंश और हर का अंतर समान है? अंश और हर का अंतर समान है, तो इसका मतलब क्या होगा? बड़ा अंश बड़े भिन्न, छोटा अंश छोटे भिन्न। तो बड़ा अंश कौन सा है भाई? 14। तो इसका मतलब हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो क्या होगी? ये 14 वाली होगी, यानी कि ये बड़ी भिन्न हो जाएगी क्या? कोई दिक्कत तो नहीं। और छोटी भिन्न कौन सी होगी? छोटी भिन्न कौन सी होगी बताओ? अब 12 और 12, यहां पे भी 12 है, यहां पे भी 12 है, लेकिन यहां पे 13 है, ये तो हो नहीं सकती। अब 12/16 12/16 सेम ही आ रहा है, तो भाई तो इसका मतलब सेम ही रिजल्ट मिलेगा। 3/4 में रेशियो क्या है? 3:4 का। यहाँ पे भी रेशियो 3:4 का ही था, तो छोटी भिन्न इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, बात है कि ये दोनों चीज बराबर है, तो ये क्या होगी? हमारी छोटी भिन्न होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। तो याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना है, क्योंकि अगर हम उचित भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन अंश का करते हैं कि नहीं? अंश को ही तो देख कर बताएंगे ना, बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटे भिन्न। तो हमें ना नीचे जो सब कुछ कर रहे हैं ना हम, ये तो समझाने के लिए था सब कुछ, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही तुम्हें अंश में वो हर में मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता है। समझ रहे बात को? हर में भी कोई मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तुम्हें एलसीएम को 4 लिखने की अलग से कोई आवश्यकता है। मन में करना है सब कुछ, मेंटल कैलकुलेशन है। ठीक है ना, कि जैसे ही तुम देखते हो 1 2 2 4 है ना, इसका मतलब क्या करना है तुम्हें? अंतर को समान करना है। अंतर को समान करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा, तो इसका मतलब एलसीएम कितना होगा? 4। सबको 4 बनाना है, ये ऑलरेडी 4 बना हुआ था, तो इसका मतलब 13 ही रह गया, ये तो 13 ही रहना है। इसको तुम्हें 4 बनाना तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12, ये कितना आ गया? 12। इसको 4 बनाना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 दूनी 14, कितना आ गया? 14। इसको तुम्हें 4 बनाना है तो 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 3 12। केवल अंश में मल्टीप्लाई करो सीधा, केवल और केवल अंश में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अंश का ही होगा। अंश के माध्यम से ही तुम ये बताओगे कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, अब ये बताओ बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 14 वाली। तो 7/9 बड़ी भिन्न होगी, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 7/9। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी भाई? 12 वाली। तो 6/8 और 3/4 दोनों एक ही है, इसका मतलब। ठीक है ना, रेशियो दोनों में सेम ही है, 3:4 का ही है, इधर भी 3:4 का ही है, तो छोटी भिन्न ये भी है ये भी है, तो समझाने के लिए था, सेम लिखी गई वो अलग बात है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम अंश को अंतर को समान कर सकते हैं एलसीएम विधि से। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है, मैंने कहा कि हर क्वेश्चन में हमें एक तरीका नहीं अपनाना। कई बार ऐसे भी होगा डाटा बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लेंगे, भाग कर लेंगे डायरेक्ट ही। भाई जैसे कि 3/4 है, क्या तुम 4 का पढ़ा नहीं जानते? 4 से डिवाइड करना जानते हो कि नहीं? 9 से भी डिवाइड करना जानते हो, 8 से भी डिवाइड करना जानते हो, 17 से भी डिवाइड करना जानते हो। समझ रहे बात को? तो कम से कम दशमलव के 2 स्थान तक भी अगर तुम निकाल लोगे तो कोई बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है। समझ रहे बात को? तो कई बार हम भाग विधि से भी निकालते हैं क्वेश्चन को, डाटा पे डिपेंड करेगा। अब ये नहीं कि बिल्कुल भी भाग विधि से हमें इस्तेमाल ही नहीं करनी है ना, कि ये तो लेंथी प्रोसेस है, तो वो डाटा पे डिपेंड करेगा कहाँ भाग विधि इस्तेमाल करनी, कहाँ क्या करना। कई बार हम ऐसा करेंगे कि जो बटे का जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, हर का, हर में जो नंबर दिखाई दे रहा है, इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल से समझो इस बात को भी, कि जैसे मैंने बोल दिया 4/7, ठीक है, और यहां पर बोल दिया मैंने 3/5, ठीक है, और इनमें ही पूछ लिया कि बताओ बड़ी भिन्न कौन सी होगी, दो में समझ लो कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो हम यहाँ पे अंतर वंतर नहीं देख रहे हैं, मैं सीधा 7 और 5 का एलसीएम मुझे पता है 35 होगा, पूरे को 35 से डिवाइड कर दो, पूरे को 35 से डिवाइड कर दो। 7 और 5 का एलसीएम कितना? 35, 35 से डिवाइड कर दो पूरे को, कर दिया, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 5 सते 35, 7 थे 21, तो बड़ा 21 आया ना, तो बड़ी भिन्न ये है और छोटी भिन्न ये है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से भी करते हैं हम कई बार। ठीक है, तो वो चीज किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है। क्लियर हुई बात यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? समझ में आई इतनी बात? तो उतार लो उसको।
अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, 3 क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ठीक है, और वो तुम्हें बताने हैं। नोट कर लिया? देखो क्वेश्चन नंबर 1 भाई, पहला क्वेश्चन है बड़ी भिन्न बतानी है। बड़ी भिन्न बताइए, बड़ी भिन्न बतानी है, कौन सी होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन है आपका 44/33, बी ऑप्शन है आपका 0.4286, सी ऑप्शन है 64/150 और 3/7। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही आया हुआ है, तो ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, और अपना जवाब केवल हाथ उठा के बताए कि मेरा आंसर आ चुका, इस तरीके से। ठीक है ना, अभी आंसर किसी को देना नहीं है, ठीक है ना। हेलो, नमस्ते भाई, मैं अभी वीडियो हुआ। अरे इतना टाइम का क्वेश्चन थोड़ा ही था, अब तुम इसमें जो है बिल्कुल टाइम लगाओगे। चलो ए ऑप्शन वाले हाथ खड़े करो पहले, ए ऑप्शन वाले हाथ खड़े करो। ए पे तुम अकेली हो बस, है ना, इतने सारे बच्चों में। है डी, कुछ बच्चे डी पे कह रहे, कुछ बच्चे ए पे कह रहे। तुम किस पे हो भाई? सी पे हो तुम? पता नहीं चल रहा? अरे इसमें तो पेन भी चलाने की जरूरत ना थी, ऐसे देखा, अच्छा आंसर, बस इतना काम करना था, ठीक है ना। अरे बताया तो था कि अगर बहुत सारे भिन्नों में उचित भिन्न भी है और अनुचित भिन्न भी है, तो अनुचित भिन्न वाली सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखते ही अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अनुचित भिन्न है 0 पॉइंट समथिंग। ये बेचारा तो अपना आप ही तमीज में आ रहा है साथ में, है ना। 64/150 है, 0 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी उचित भिन्न थी, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न रही होगी, ये अनुचित है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यही होगी। ये क्या होगी? एक से बड़ी है। ये क्या होगी? एक से बड़ी है, बाकी सब एक से छोटी है। ये भी एक से छोटी है, ये भी एक से छोटी है। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा था इस बात को कि अगर बहुत सारे भिन्नों में जिसमें उचित भी भिन्न हो और अनुचित भिन्न भी हो, है ना, तो उसमें अनुचित भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। बात समझ में? एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्या लग गया तुम करण, है? समझ गए बात को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है एग्जाम में, बस इसी में गड़बड़ हो जा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, बड़ी भिन्न बतानी, इसमें भी बड़ी भिन्न क्या होगी? बड़ी भिन्न क्या होगी? ठीक है, बड़ी भिन्न तो ए ऑप्शन है 3 सही 1/3, बी ऑप्शन है आपका 5 सही 1/5, सी ऑप्शन है आपका 2 सही 1/2 और डी ऑप्शन है आपका 1/7 सही 1/7। ठीक है ना, 7 सही 1/7। सबसे बड़ी भिन्न बताइएगा कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बताओ भाई जल्दी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? इतना टाइम का सवाल नहीं था, आप ध्यान दो। यहाँ पे देखो क्या, सी ऑप्शन, सी। चलो मैं देख रहा हूं, ए ऑप्शन वाले हाथ खड़े करो पहले, ए ऑप्शन वाले खड़े करो। ए ऑप्शन का कोई ग्राहक नहीं है क्या? बी ऑप्शन वाले हाथ खड़े करो, बी ऑप्शन पे हो। सी ऑप्शन वाले हाथ खड़े कर लो, सी ऑप्शन वाले बहुत सारे बच्चे हैं भाई। डी ऑप्शन वाले हाथ खड़े कर लो, डी पे तुम 3-4 बच्चे डी पे भी है। तो भाई एक बात बताओ, ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन है, इसका नाम पहली बात तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है इसका नाम? मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ये मैं बताना भूल गया था, तो यहां पे लिख लो तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम मिश्र संख्या भी बोलते हैं, मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं, संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है जी। जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ये कैसे बनता है? ये हमेशा एक इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। समझे बात को? इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि एक पूर्णांक प्लस उचित भिन्न, प्लस उचित भिन्न के संयोग से, मेल से बनता है। समझ रहे बात को? एक इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। जैसे कि मैंने 16 से ही 2/3 लिख दिया ना, 16 से ही 2/3, तो ये क्या है हमारी, बस आ रहा भाई, 5 मिनट दे दो मुझे, है ना, आ लिया अभी। तो 16 से ही 2/3 है। 16 क्या है हमारा? इंटीजर है, और 2/3 क्या है हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। समझ रहे बात को? तो इसी को क्या बोलते हैं हम? संयुक्त भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। 7 से ही 1/3 हो गया, है ना। 8 से ही 1/3 हो गया, है ना। 15 से ही 4/12 हो गया, 4/13 हो गया। ये सब क्या है हमारी? मिश्र भिन्न है, संयुक्त भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है ना। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, कंप्लीट नंबर, है ना। और 4/13 क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इसमें पूछ लिया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो मुझे 1/3, 1/5, 1/2, 1/7 से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो इंटीजर को देख कर बता दूंगा, इंटीजर को ही देख कर बता दूंगा। बड़ा कौन सा है? 7 है भाई बड़ा आंसर। बताओ भाई, तुम लगे पड़े 3 3 और 1 10/3, है ना, और 5 5 25 और 1 26/5, है ना, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 7 7 49, 1 50/7। फिर इसमें भी घपला कर रहे होंगे कि अंतर चेक कर लो, है ना, कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो बताओ, इतना सिंपल सवाल था क्या? तुमने डी था, चलो जिसका डी था बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसका नहीं था वो समझ गए ना। इस तरीके से देखना होता है, डाटा पे डिपेंड करेगा हमेशा कि किस तरीके से, किस नजरिए से हमें क्वेश्चन को देखना है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख रहा मैं। हेलो, हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखेगा। सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न, इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। ए ऑप्शन आपका है 11/13, बी ऑप्शन आपका है 9/11, सी ऑप्शन ये है आपका 3/4, और डी ऑप्शन सब एग्जाम में आए सवाल है। ठीक है ना, 5/7। तो इसमें पूछ ले सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, बताओ जल्दी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? है 3/4, और कोई भाई, और कोई? सबसे छोटी भिन्न बताना है। चलो देखो, ध्यान दो, खुशी को कुछ नहीं पता है ना भाई। 11/13, 9/11, 3/4, 5/7। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सारी की सारी उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। सारी की सारी क्या है? उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर समान कर लोगे? अंतर समान करना आवे ना तुम पे? अंतर समान कर लो। 2 1 2, 2 का एल्शियम 2 ही होगा, तो सबको 2 बनाना है। ये ऑलरेडी 2 बना हुआ है, इसको 2 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 तिये 6, 2 तिये 6, सब जगह और जगह 2 है। छोटे भी नहीं पूछ रहा था। 11 9 6 5, अब 3 नहीं देखना, अब हमें 6 देखना है। ठीक है ना। 11 9 6 5, बताओ कौन सा छोटा है? अंश का ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो 5 छोटा है, तो छोटी भी नहीं होगी। और बड़ी पूछ लेता मैं,
11/13 ये बड़ी बीन हो जाती और ये छोटी बीन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया भाई सबके? क्लियर है बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर? ठीक है चले भाई, चलो ठीक है। तो बाकी सर पढ़ाओगे अभी?